नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीवी बार 24 के अंदर। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी बार 24 का डेली शो द खास खबर। आज बहुत से गहरे मुद्दों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटका के बारे में। दरअसल कर्नाटका की हालत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है। दरअसल 2-3 महीनों से लगातार वहां पर चावलों की कमी चल रही है, जिसकी वजह से लगातार सप्लाई तो घटती जा रही है और डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, और इसका नतीजा आप सब लोगों को जैसे पता है कि दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए वहां की सिद्धारमैया कांग्रेस सरकार ने एक सॉल्यूशन निकाला, जिसका नाम है अन्नभाग्य योजना। इसके तहत वो 4.5 मीट्रिक टन जो चावल है वो गरीबों में बांटने जा रही है। हर एक गरीब घर को तकरीबन 10 किलो के आसपास चावल मुफ्त दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए उनको चाहिए 4.5 मीट्रिक टन चावल, जो कि उनके खुद के पास में है नहीं। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने केंद्र से मदद मांगी और केंद्र के खाद्य भंडार योजना के तहत उन्हें 2 मीट्रिक टन चावल दे दिए जाएंगे, लेकिन बाकी जो पीछे 2.5 मीट्रिक टन चावल और चाहिए, उनकी व्यवस्था उन्हें अपने पड़ोसी राज्यों से करनी होगी। अब ये पड़ोसी राज्य है कौन? छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन तीनों गवर्नमेंट ने ही चावल देने से मना कर दिया है। और इसके पीछे का रीजन उन्होंने ये बताया कि उनके खुद के पास अभी चावलों की कमी चल रही है, जिसकी वजह से वो सीतारमैया जी की मदद नहीं कर सकते। इसके बाद में सीतारमैया जी का ये बयान आया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि ये सब केंद्र की साजिश है। अब अगर चावल नहीं मिल रहे हैं तो इसमें केंद्र की साजिश कहां से हो सकती है? इसी के बाद में बाकी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो 3 राज्यों की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सीतारमैया जी को जवाब देते हुए ये कहा कि ओपन मार्केट तो खुला पड़ा आपके लिए, आप जाकर चावल तो वहीं से भी खरीद सकते हैं, आपको इस चीज़ में राजनीति करने की जरूरत नहीं है। और देखा जाए तो उनकी बात बिल्कुल सही है। ऐसी चीज़ों में राजनीति नहीं होनी चाहिए जब बात लोगों के भोजन और भरण पोषण की आए। अब बात करते हैं चाइना के बारे में। दरअसल चाइना ने वापस अपना वीटो पावर यूज में लेते हुए भारत में अड़ंगी का ही काम किया है, और तो वो काम करता भी क्या है। अब बात करते हैं पूरा मामला आखिरकार है क्या। तो 26/11/2008 मुंबई टेरर अटैक, जिसे इंडिया में शायद ही कोई भुला पाएगा, उस टेरर अटैक का वन ऑफ द मास्टरमाइंड साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का एक प्रस्ताव पारित किया गया यूएनएससी की एक बेंच, जिसका नाम है 1268 अलकायदा प्रबंधन कमेटी, जिसके द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया यूएनएससी के अंदर, जिसमें यह कहा गया कि साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए। और चाइना ने अपना वीटो पावर यूज में लेते हुए उसे डिनाई कर दिया है, मतलब साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित नहीं किया जाएगा। साजिद मीर के बारे में बता दें आपको, तो अमेरिका और इंडिया दोनों के अंदर ये आतंकवादी घोषित हो चुका है। अमेरिका ने इसके ऊपर तकरीबन $5 मिलियन यानी 41 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार साजिद मीर अभी है कहां। तो साजिद मीर असल में है पाकिस्तान के अंदर। दरअसल 2021 के अंदर ये पता चला कि साजिद मीर पाकिस्तान के अंदर है, और ये पता चला था हमारे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को। उसके बाद में उन्होंने अमेरिका को बताया, अमेरिका ने सवाल पूछा कि आखिरकार है कहां वो। तो उसके बाद दिसंबर 2021 में पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल बयान आया कि साजिद मीर मर चुका है और उसे दफना दिया गया है। उसके बाद में जब पाकिस्तान से वापस सबूत मांगे गए अमेरिका की तरफ से कि हमें उसका प्रूफ दे दो, उसकी डेड बॉडी दिखा दो एक बार, तो उसके बाद में वापस पाकिस्तान ने अपना बयान पलटते हुए ये कहा कि 21 अप्रैल 2022 को साजिद मीर को गिरफ्तार कर लिया गया है, और हमारी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट ने उसे गिल्टी करार देते हुए 15 साल की जेल सुना दी है, और अभी वो जेल के अंदर है। लेकिन जब अमेरिका ने 15 मई 2022 को इसे जेल होने की वो पूरी चार्जशीट मांगी, तो इसे पाकिस्तान देने में नाकामयाब रहा। तो अभी तक नहीं पता एक्चुअल में साजिद मीर है कहां और वो क्या कर रहा है, लेकिन ये कंफर्म है कि वो पाकिस्तान के अंदर ही है, और लगातार इसे चाइना बचा रहा है। देखो, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी सितंबर 2022 के अंदर यूएनएससी की मीटिंग में साजिद मीर को बचाने की चाइना ने ही कोशिश की थी, और वो कामयाब भी हुए थे अपनी कोशिश के अंदर। अब बात करते हैं कंट्रोवर्शियल इन्फ्लुएंसर के बारे में, एंड्रू टेट के बारे में। दरअसल रोमानियन पुलिस ने एंड्रू टेट और उसके भाई ट्रिस्टन टेट को गिरफ्तार कर लिया है। अब उसके ऊपर 7 महिलाओं ने मिलकर आरोप लगाए हैं कि एंड्रू टेट और उसके भाई ने उन्हें शादी का झांसा देते हुए उनके साथ में रेप किया है, और रेप करने के बाद में उन्हें पोर्न इंडस्ट्री में काम करने को मजबूर भी किया है। उसके बाद में जैसे ही ये सारे केस साबित होते हैं, उसके बाद में एंड्रू टेट और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन ये दोनों भाई मुकर जाते हैं किसी भी आरोप से। दरअसल इससे पहले भी एंड्रू टेट को 2016 में, 2019 में और 2022 के अंदर रेप के केस में गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन रोमानिया की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि वहाँ पर रेप के केस को साबित होने में कई साल लग जाते हैं। कई बार तो 20-20 साल, 50-50 साल तक का समय लग जाता है, और केस इतनी आसानी से सोल्व होते नहीं है। इसी चीज़ का फायदा उठाते हुए आई थिंक एंड्रू टेट ये सारे काम कर रहा है। वह इन्फ्लुएंसर की बात करें तो इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एंड्रू टेट से इन्फ्लुएंस होते हैं। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, अगर लोग भगत सिंह जैसे और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों से अगर इंस्पायर नहीं हो रहे, तो एंड्रू टेट तो चीज़ ही क्या है। वही बात करें एंड्रू टेट के बारे में, तो कुछ भी नहीं है, पूरा कचरा है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक आर्टिकल सजेस्ट करूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके पढ़ लीजिए। डेन बिल्जेरियन का नाम आप सब लोगों ने ज़रूर सुना होगा।
लेकिन अब आजकल आप उसका नाम नहीं सुन रहे। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे कवर करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, पूरी हिस्ट्री खोल के रख देंगे, कितना सच कितना झूठ आपको जल्दी पता चल जाएगा। ऐसे लोग आप लोगों को बस एक झूठी लाइफस्टाइल दिखा के इन्फ्लुएंस करते हैं, और जब इनकी असलियत लोग जान जाते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं होता। अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर के बारे में, जो होगी पंजाब से। दरअसल पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, भगवंत मान सिंह जो उनके सीएम हैं, उनके द्वारा एक नया बिल पारित किया गया, या फिर ये मान लीजिए कि संशोधन किया गया। दरअसल गुरुद्वारा एक्ट 1925 के अंदर एक और नया सेक्शन जोड़ दिया गया है, सेक्शन 125। अब ये सेक्शन 125 कहता क्या है पहले वो समझ लिए। दरअसल जो हरमिंदर साहब है गोल्डन टेम्पल, उसके अंदर जितनी भी गुरुदेवों की जो भजन होते हैं, जो उनकी गुरुवाणी होती है, उनकी जो कथाएं सुनाई जाती है, उन सब का टेलीकास्ट करने का राइट सिर्फ एक कंपनी के पास है, वो है नेक्स्ट जनरेशन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, पीटीसी पंजाब। आपने नाम जरूर सुना होगा, इसकी मोनोपोली है उसके ऊपर। दरअसल पिछले 12 सालों से लगातार ये पीटीसी पंजाब ही इस सारे शोज को टेलीकास्ट करता जा रहा है, गुरुवाणी को और जितने भी भजन सुनाए जाते हैं उन सबको। अब इसके बाद में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका वो 2023 में खत्म होने जा रहा है। हर साल तकरीबन 1 करोड़ रुपए 10% इंक्रीज के साथ में देने का वादा हुआ था। 2023 के अंदर मान के चलिए तकरीबन 2 करोड़ रुपए दिए गए थे पीटीसी पंजाब के द्वारा शिरोमणि अकाली दल, या फिर आप ये मान लीजिए श्री गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को, एसजीपीसी को, जो कि हर साल लगातार बढ़ते जाता है। और इसी साल भी उन्होंने वापस इस राइट्स को देने की कोशिश की थी, लेकिन दोबारा से जो भगवंत मान की जो सरकार है उनके द्वारा वापस एक नया अमेंडमेंट कर दिया गया है, जिसके तहत अब वो जो राइट्स जो वो बेचते थे पीटीसी पंजाब को, वो खत्म कर दिया गया है। दरअसल सरकार का कहना है कि जो हरमिंदर साहब है वो किसी एक की संपत्ति नहीं है, या फिर किसी एक कमेटी की संपत्ति नहीं है। इसके अंदर हक पूरे पंजाब का है, या फिर कह लीजिए एक तरीके से इंडिया में जितने भी सिख है उन लोगों का है। वहीं बता दें आपको, जब ये बिल असेंबली में पास हो रहा था तब कई सारे लोगों ने या फिर कई सारे राजनेताओं ने इसका विरोध भी किया था। विरोध करने में सैड यानी शिरोमणि अकाली दल, जो कि खुद एसजीपीसी का ही एक गुट है, उनके द्वारा ये कहा गया कि ये जो पूरा फैसला है वो गैर संवैधानिक है। और वो गैर संवैधानिक क्यों है थोड़ा ये भी जान लीजिए, और क्या वाकई में पंजाब सरकार इसके अंदर जो अमेंडमेंट कर सकती है, क्या उनके पास इतना अधिकार है कि वो एक कमेटी के रिलीजियस आइडियोलॉजी के बीच में इंटरफेरेंस करे, बस अपने नियम कायदे कानून बनाकर। तो ये भी जान लीजिए। दरअसल गुरुद्वारा एक्ट 1925 आखिर में कहता क्या है। दरअसल 1942 के अंदर जब पंजाब पूरा यूनाइटेड था, मतलब जब पाकिस्तान नहीं बना था, उस टाइम पे जो उस एरिया के जो जनरल थे जिनका नाम था सर सिकंदर हयात खान, उनके साथ में बलविंदर सिंह जो कि उस टाइम पे एसजीपीसी के हेड हुआ करते थे, उनके साथ में एक पैक्ट साइन किया गया। उस पैक्ट में यह था कि कोई भी सरकार और कोई रिलीजियस कमेटी गुरुद्वारे से रिलेटेड डिसीजन नहीं ले सकती। इसके अंदर जो भी कोई डिसीजन लेगा वो एसजीपीसी खुद होगी। अब ये जब एक्ट साइन तो हो गया था, लेकिन उस टाइम पे अंग्रेजों की सरकार थी। फिर उसके बाद में जब अंग्रेज चले जाते हैं, फिर 1952 के अंदर फिर से जवाहरलाल नेहरू की सरकार के अंदर इस पैक्ट को रिन्यू किया जाता है कुछ एक चेंजेस के बाद में। उसके बाद में फिर से 1966 के अंदर इसमें चेंजेस किए जाते हैं और इस पैक्ट को वापस से रिन्यू किया जाता है। उसके बाद में तकरीबन 6 बार इसमें चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन वो चेंजेस छोटे मोटे हैं और शिरोमणि अकाली दल और एसजीपीसी की अनुमति के बाद में लिए गए हैं। बिना इनकी अनुमति के गोल्डन टेम्पल से रिलेटेड कोई भी नियम कायदा कानून सरकार नहीं बना सकती। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर में इसका होने क्या वाला है, आगे जाके कुछ इसका हल तो निकलेगा। दरअसल ये पूरा मामला जाएगा कोर्ट के अंदर, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। अब कोर्ट के अंदर जाने के बाद में भी क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर इसमें कुछ भी अपडेट आते हैं तो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को तो जरूर मिल जाएंगे। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत, मिलता हूं आपसे एक और वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24।